नमस्ते बच्चों, मैं मिस शिल्पा रिबेलो। आज हम छठी कक्षा के लिए हिंदी में लास्ट पार्ट, रचना विभाग का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। जैसे निबंध लेखन में मैंने इंट्रोड्यूस किया था राइटिंग स्किल्स के बारे में कि राइटिंग स्किल्स में हमें 4 टॉपिक्स करने हैं: निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन और लास्ट है अपठित गद्यांश या गद्यखंड, दैट इज़ अनसीन पैसेज। तो आज हम अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं या अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अनसीन पैसेज? अपठित मतलब अनसीन, जो पहले न पढ़ा गया हो, उसके बारे में कभी पढ़ाया नहीं था। गद्यांश मतलब गद्य का अंश, पैसेज, वन प्रोज, फ्रॉम प्रोज वी आर टेकिंग वन पैसेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ गद्यांश। तो उसका अर्थ होता है, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी न पढ़ा हो। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी अपठित अनुच्छेद, पैसेज को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो क्या कहते हैं कि यह जो पैसेज है वो कभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो अनसीन पैसेज है। और उससे जो पैसेज में के नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं वो पैसेज के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका उत्तर पैसेज में से ही देना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। जब आपके एग्ज़ाम में जब आपको गद्यखंड दिया जाता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न रहते हैं, 3, 4, 5 ऐसे कुछ प्रश्न रहते हैं। तो वो आपको पहला प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको गद्यांश पर जाना है, पैसेज पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्न के बाद गद्यांश को या पैसेज को पढ़ना है, वो भी ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश पढ़ते समय जो प्रश्न पढ़े थे उनसे संबंधित उत्तर को रेखांकित कर देना चाहिए। जैसे अगर आपने प्रश्न पहले पढ़ा है, तो जब तुम पैसेज पढ़ते हो तब शायद वहाँ कोई आंसर दिखाई देता है या आंसर रहता है, तो उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। उत्तर सरल व संक्षिप्त व सहज होने चाहिए, मतलब सिंपल होने चाहिए और इन ब्रीफ होना चाहिए। अपनी भाषा में उत्तर देना चाहिए। सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है पैसेज से, आपके ओन सेंटेंस में लिखना चाहिए, लेकिन वो सेंटेंस आपके पैसेज में से ही होना ज़रूरी है। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए। साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। जितना पूछा है क्वेश्चन में, क्यों, रीज़न, वो रीज़न ही लिखना है। किसका, तो वो नाम ही लिखना है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं लिखना है। और वो आंसर आपके पैसेज में से ही होना ज़रूरी है। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू या अंत में छिपा रहता है। शीर्षक मतलब टाइटल, नेम फॉर दैट पैसेज। तो वो कहाँ रहता है? वो शायद स्टार्टिंग में रहता है या एंड में रहता है। तो जब आप
गद्यांश पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसलिए कहते हैं कि ध्यानपूर्वक वो आपको पढ़ना है, ताकि आपको वो शीर्षक जहाँ है वहाँ मिल जाएगा। मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए, उसके पैसेज के आधार पर ही आपको टाइटल देना है, शीर्षक देना है। अभी यहाँ पहला अपठित गद्यांश आपके लिए है। एक दिन रीमा अपने छोटे भाई मोहन के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और चोट से खून बह रहा था। रीमा को कुत्ते की हालत देखकर उस पर दया आ गई। वह अपने भाई की सहायता से उसे घर ले आई। रीमा ने उसकी चोट साफ की और उस पर पट्टी बांधी। अभी ये था पैसेज। उसके ऊपर 4 प्रश्न पूछे गए, जैसे फर्स्ट वन, मोहन किसका छोटा भाई था? तो आप पहले सेंटेंस में देख सकते हो कि रीमा अपने छोटे भाई मोहन। अभी ये पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिख सकते, तो आपको क्या लिखना है? मोहन रीमा का छोटा भाई था। तो उस सेंटेंस में से आपको एक ही वर्ड लेना है, रीमा, और दूसरा आपको क्वेश्चंस में से ही लिखना है। रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया? यहाँ भी रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया, तो आप को एक कुत्ता, वो वर्ड 2 वर्ड्स लेना है। रीमा को रास्ते में एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था? कुत्ते की चोट से खून बह रहा था। भाई शब्द का लिंग बदलकर लिखिए। अब यहाँ आपको ग्रामर भी दे सकते हैं, जैसे लिंग बदला, वचन बदला, समानार्थी, विरोधी, ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई का लिंग शब्द क्या है? भाई, बहन। तो यहाँ है आपके आंसर्स। मोहन किसका छोटा भाई था? मोहन रीमा का छोटा भाई था। रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया? रीमा को रास्ते में एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था? कुत्ते की चोट से खून बह रहा था। भाई शब्द का लिंग बदलकर लिखिए, मतलब भाई, बहन। अब दूसरा पैसेज। मालिनी के घर में एक बगीचा था। उस बगीचे में कई जामुन के पेड़ थे और उन पर बहुत से जामुन लगते थे। एक दिन मालिनी बगीचे में गई तो उसने देखा कि जामुन पक चुके हैं। वो पके हुए जामुन खाना चाहती थी, पर वह उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह जामुन न तोड़ पाई। आखिर में वह उदास होकर बैठ गई। तभी उसकी माँ बगीचे में आ गई। उन्होंने मालिनी से उदास होने का कारण पूछा। उसने माँ से कहा कि उसे जामुन खाने हैं, लेकिन वह उन्हें तोड़ नहीं पा रही। माँ ने कहा, उदास मत हो मालिनी, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर देती हूँ। और माँ ने उसी समय पेड़ से ढेर सारे जामुन तोड़कर मालिनी को दे दिए। जामुन पाकर मालिनी खुशी से माँ के गले लग गई। अब ये था पैसेज। उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछे गए। मालिनी के घर में क्या था? तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस पे आपको आंसर मिलेगा कि मालिनी के घर में एक बगीचा था। मालिनी को जामुन किसने तोड़कर दिए? मालिनी को जामुन उसके माँ ने तोड़कर दी। अब यहाँ दिया है दिन शब्द का विलोम शब्द लिखो। विलोम मतलब विरोधी, अपोजिट। तो दिन का शब्द आएगा रात, दिन, रात।
तो ये था सेकेंड पैसेज। अब तीसरा पैसेज, ये छोटा है इसलिए आपको बड़ा करके पढ़ना है। मोर एक सुंदर पक्षी है, इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, इसलिए वह आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर की गर्दन लंबी होती है और आंखें छोटी छोटी होती है। इसके सिर पर सुंदर सी कलंगी होती है। इसके पंखों पर आधे चांद के निशान होते हैं, लेकिन इसके पैर बहुत ही भद्दे होते हैं। मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर का नृत्य मनमोहक होता है। तो यहाँ अब क्वेश्चंस दिए, उसके साथ साथ आंसर्स भी दिए, लेकिन ए आंसर्स उन्होंने एक शब्द में लिखा है, एक या दो शब्दों में लिखा है। दे आर नॉट रिटन इन फुल सेंटेंस। जैसे हम आंसर इन वन सेंटेंस के लिए हम फुल सेंटेंस लिखते हैं, तो यहाँ उन्होंने एक शब्द या सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। तो आपको ये फुल सेंटेंस में लिखना है। भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? यहाँ सिर्फ मोर को लिखा है, लेकिन आपको कैसे लिखना है? भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, यानी कि फुल सेंटेंस में आपको ये आंसर लिखना ज़रूरी है। मोर आकाश में ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकता? मोर आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता क्योंकि उसका शरीर भारी होता है। या शरीर भारी होने के कारण मोर आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता, ऐसे भी लिख सकते हो। मोर क्या क्या खाता है? मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है। पक्षी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अभी पर्यायवाची मतलब दो समानार्थी शब्द आपको लिखना है, दो मीनिंग्स लिखने हैं। अगर दो से ज़्यादा मीनिंग्स रहेंगे एक शब्द का, उसे कहते हैं पर्यायवाची, उसे कहते हैं पर्यायवाची। अगर हम एक ही शब्द लिखते तो उसे कहते हैं समानार्थी या शब्दार्थ। तो यहाँ क्या कहा है कि दो पर्यायवाची मतलब टू मीनिंग्स। तो पक्षी का मीनिंग्स, टू मीनिंग्स है। समानार्थी शब्द है चिड़िया और खग। हम चिड़िया भी बोलते हैं और खग भी बोलते हैं, इसलिए हम दोनों लिख सकते हैं। और उसके अलावा पंछी भी रहते हैं, तो यहाँ पंछी भी लिख सकते हैं। पंछी या चिड़िया, खग या पंछी, वो भी लिख सकते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? अब ये किसके बारे में है? ये पूरा हमने जो गद्यांश पढ़ा है, पैसेज पढ़ा है, वो किसके बारे में लिखा है? मोर के बारे में। तो आप उस पैसेज को मोर का शीर्षक दे सकते हैं। तो ये था थर्ड पैसेज। अब आपको ये तीनों पैसेज, ये छोटे छोटे पैसेज है, इसलिए आपको ये तीनों पैसेज आपके कॉम्पोजिशन नोटबुक में लिखना है। उसके अलावा आपको असाइनमेंट है, गृह कार्य। ये जो पैसेज है ये आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आपको जवाब देना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन और आंसर। तो आपको पैसेज लिखना है, नीचे प्रश्न और उत्तर लिखना है, और उसके बाद एक क्वेश्चन उसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर, ऐसे करते करते 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चंस में से आपको आंसर्स ढूंढना और लिखना है। ये है सेकंड होमवर्क। ये आपको सेकंड पैसेज दिया है और यहाँ क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है। आपको उसी प्रकार पैसेज को पढ़कर वहाँ से आंसर्स ढूंढकर आपको
क्वेश्चन और आंसर, पैसेज लिखकर क्वेश्चन और आंसर उसके नीचे लिखना है और कंप्लीट करना है। तो आपको 5 पैसेजेस लिखना है उनके आंसर्स के साथ, क्वेश्चन और आंसर्स के साथ। बच्चों ये छोटे छोटे पैसेजेस है, इसलिए आई डोंट थिंक सो इट विल बी टू मच फॉर योर, एंड नॉट लाइक दिस दैट यू सिट एट ए टाइम एंड डू इट, यू कैन टेक रेस्ट इन बिटवीन। और आपको रियली यू शुड कंप्लीट करना ही है। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड हियर विथ आवर राइटिंग स्किल्स। थैंक यू, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। धन्यवाद। घर में रहो, सुरक्षित रहो।